तो चलिए, कल आपने देखा कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब कैटायन में रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास और वलय का विस्तार और वलय का संकुचन। क्लियर है सारी चीज़? तो देखिए, अब आपने पढ़ना है अगला मध्यवर्ती कार्ब एनायन, जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इसको वहीं से पढ़ लें जो हमने पढ़ाया है प्रेरणिक प्रभाव में और अनुनाद में, दोनों में पढ़ा रखा है। और फिर तीसरा है कार्बन मुक्त मूलक। इस कार्बन मुक्त मूलक को अपन ने अति संयुग्मन में पढ़ाया है। क्लियर है? स्टेबिलिटी वगैरह सारी चीज़, तो आप वहीं से इसको पढ़ें। क्लियर? आज हम पढ़ते हैं चौथा मध्यवर्ती, जिसका नाम है कार्बीन। तो कार्बीन क्या है वो देखिएगा। क्लियर? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? चौथा मध्यवर्ती जिसका नाम है कार्बीन। क्लियर? क्या नाम है आपका? कार्बीन। कार्बीन क्या होता है? कार्बीन वह मध्यवर्ती होता है जिसमें कार्बन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन न्यून होते हुए भी, अष्टक अपूर्ण होते हुए भी उदासीन होता है। क्या होता है? अष्टक अपूर्ण होते हुए भी उदासीन होता है, तो उसे हम कहते हैं कार्बीन। क्या कहते हैं उसे? कार्बीन कहते हैं। तो कार्बीन क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बीन वह इलेक्ट्रॉन न्यून मध्यवर्ती होता है जिसमें कार्बन का अष्टक अपूर्ण होता है और कार्बन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अपन बात करें, ये होता है कार्बीन CH2, ये कार्बीन होता है। क्लियर? अब इसमें अगर अपन देखें तो ये CH2, H के स्थान पर Cl भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन पे हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हो गए 4 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो यहाँ हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अपन हम यहाँ बात करें कि जो कार्बीन है वो कितने टाइप का होता है और कैसे होता है। तो अपन ने पहले कहा कार्बीन का मतलब यह एक उदासीन मध्यवर्ती स्पीशीज होता है जिसमें कार्बन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसमें कार्बन का अष्टक जो है वो अपूर्ण होता है। क्या होता है? कार्बन का अष्टक अपूर्ण होता है, इसे हम कहते हैं कार्बीन। अब जो कार्बीन है, ये कार्बीन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंगलेट कार्बीन। कैसा होता है? सिंगलेट कार्बीन। और एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। क्लियर? इसको हिंदी में आप सिंगलेट बोल रहे हैं, उसको ट्रिपलेट बोल रहे हैं। सिंगलेट कार्बीन, तो देखो सिंगलेट और ट्रिपलेट का मतलब क्या है? जब आप हायर केमिस्ट्री में जाओगे और वहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो वहाँ पीक्स आती हैं। आपने कोई ग्राफ देखा हो तो ग्राफ में जैसे पीक आती है, तो यदि एक पीक आ रही है तो इसे बोलेंगे सिंगलेट, और यदि एक से ज़्यादा पीक आ रही है, 3 आ रही हैं तो ट्रिपलेट, 2 आ रही हैं तो डबलेट। क्लियर? तो अगर 3 पीक आ रही हैं तो ट्रिपलेट और 1 पीक आ रही है तो सिंगलेट और 2 पीक आ रही हैं तो डबलेट। तो ये कहलाते हैं कार्बीन की पीक्स। तो इनके बेस पर इसको हमने दिया सिंगलेट और ट्रिपलेट। और पीक्स निकालने का तरीका होता है n+1। n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या +1। तो जिसमें सिंगलेट है तो मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। तो सिंगलेट कार्बीन में जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि दोनों क्या होते हैं? युग्मित होते हैं और युग्मित होते हैं। कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो ये होता है आपके सिंगलेट कार्बीन। क्या होते हैं? युग्मित भी होते हैं। अपन हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर अपन ने ये कार्बन लिया तो ये 2 बॉन्ड तो इसके हो गए और ये एक कक्षक है sp2। तो यहाँ कार्बन का संकरण जो है वो sp2 संकरण है और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन sp2 संकरित कक्षक में उपस्थित होते हैं, तो ये कहलाती है आपके सिंगलेट कार्बीन। और जब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं
तो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी? प्रति चुंबकीय। तो ये प्रति चुंबकीय प्रकृति का होता है। इतना सा आपको याद रखना है, इसमें बस समझना है इतना सा। ये केवल ये पूछेगा इसमें संकरण कौन सा है वो बताना है, फिर वो पूछेगा प्रकृति कौन सी है, प्रतिचुंबकीय है, फिर वो पूछेगा इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित है, तो इलेक्ट्रॉन युग्मित है। क्लियर है? इतना का पूछेगा। ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। क्लियर है? और जब दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, दो अलग अलग कक्षक में होंगे। भाई एक कक्षक में तो आ ही नहीं सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन जब अयुग्मित है तो मतलब कक्षक ही अलग होंगे। तो यहाँ जो होगा इसका संकरण जो होगा वो sp होता है, और sp होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके प्योर p कक्षक में उपस्थित होते हैं ऐसे। क्लियर? तो यहाँ पर एक कौन सा कक्षक है आपके? प्योर p। क्लियर? और यहाँ संकरण कौन सा है इसका? sp। क्लियर है? तो इसमें जब दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो ये कौन सी चुंबकीय प्रकृति का होगा? अनुचुंबक। तो ये होगा अनुचुंबकीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होगा? अणुचुंबकीय प्रकृति का होगा। और इसकी संरचना जो होगी वो रेखीय होगी। कैसी होगी संरचना? रेखीय होगी। कोई कंफ्यूजन? तो ये है आपके ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बन। और इसकी संरचना कैसी है? कोणीय है। कैसी संरचना? कोणीय है। तो ये इन दोनों में डिफरेंट है। अब ये कार्बन बनता किन रिएक्शंस में है? तो आपके जो रिएक्शंस आएंगी वो चैप्टर नंबर 10 में भी है, 11 में भी है और 12 में भी है। क्लियर? इन तीनों में रिएक्शंस है। तो जिन अभिक्रियाओं में क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? क्लोरोफॉर्म का, वो भी क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। ऐसे CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहाँ पर जो मध्यवर्ती बनेगा इन अभिक्रियाओं में, मध्यवर्ती जो बनता है वो कार्बीन बनता है, और स्पेशली डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। क्या बनता है? कार्बीन। क्लियर? तो यहाँ पर अपन देखें कैसे बनता है वो देखिएगा। क्लियर है? तो ये तो कार्बीन बनता है, ये अपन ने कह दिया। फिर यहाँ अपन देखें क्लोरोफॉर्म तो ये हो गया आपका CHCl, Cl और Cl, और ये आएगा आपके OH-। क्लियर? ये क्षार है। क्षार क्या देता है? OH- देगा। OH- देगा तो क्षार किस पर अटैक करेगा? अम्ल पर। तो अम्ल ये रहा, यहाँ ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले इधर दे देगा तो H+ निकलेगा यहाँ से। तो ये OH किस पे जुड़ जाएगा? आपके H+ पे। तो यहाँ से तो क्या बन गया? OH और H, H2O बन गया। क्लियर? और यहाँ पे देखो ये इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, एक हाइड्रोजन का था। अब दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? कार्बन पर आ गए। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ गए तो कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना भाई? हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो कार्बन चार्ज कैसा आ गया? माइनस आ गया। अब यहाँ से ये क्लोरीन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले जाए। तो जब Cl दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, एक ये और एक ये, तो Cl- निकलेगा। क्या निकलेगा? Cl- निकलेगा। तो जैसे यहाँ पर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन कमी आ गई, तो इसका माइनस खत्म हो गया ना भाई। और खत्म होते ही आप देखो, क्लियर? तो ये उदासीन मध्यवर्ती है जिसमें कार्बन के भाइतम कोश में 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये कार्बन है? और इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बन। क्या नाम है इसका? डाइक्लोरोकार्बन। तो एक तो जिन अभिक्रियाओं में क्लोरोफॉर्म यूज होता है क्षारीय माध्यम में, उनमें डाइक्लोरोकार्बन मध्यवर्ती बनता है। क्या बनता है? मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बन बनता है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर है चीज? तो ये कहलाता है आपके डाइक्लोरोकार्बन। कोई प्रॉब्लम? फिर यहाँ पे देखें और किन अभिक्रियाओं में बनता है डाइक्लोरोकार्बन, ये तो क्लियर है। जब क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ आएगा, मतलब KOH, NaOH इनके साथ आएगा, तब तो बनेगा डाइक्लोरोकार्बन। और देखिए किन में बनता है कार्बन? एक कार्बन बनता है डाइएज़ोमेथेन की अभिक्रियाओं में। ये तो क्लियर है ना भाई? तो ये किस किस में काम आएगा? ये वाला जो मैकेनिज्म है
ये मध्यवर्ती किस किस में बनेगा? एक तो बनेगा राइमर तीमान अभिक्रिया में, जो एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आगे आएगी चैप्टर नंबर 10 में भी है, चैप्टर नंबर 11 में भी है और चैप्टर नंबर 12 में भी है। तो जब तीनों में तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। फिर एक आता है आपके कौन सा, कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण में। किसमें? कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण में ये प्रयोग में आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ये बनेगा डाइक्लोरोकार्बिन। कोई दिक्कत है? अब अपन देखें यहाँ पर और किस में बनेगा ये। आपने यहाँ पे ले लिया डाईएजोमीथेन ले लिया। क्या ले लिया? डाईएजोमेथेन ले लिया। तो डाईएजोमेथेन क्या होता है? CH2 और N2 होता है, ये होता है डाईएजोमेथेन। तो जिन अभिक्रियाओं में डाईएजोमेथेन यूज हो रहा है, क्लियर है, उन अभिक्रियाओं में बनता है आपके ये वाला कार्बन। कैसे? आप देखिएगा, ये डाईएजोमीथेन की संरचना ये होती है, N डबल बॉन्ड N और यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है। माइनस का मतलब इस पर 2 लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, क्लियर, और यहाँ प्लस है, इसका मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ देगा इन दोनों को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए इसमें बॉन्ड में, तो ये बॉन्ड यहाँ किसकेगा? तो इस पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे पहुँच गए? कार्बन पे पहुँच गए ना भाई। और कार्बन पे पहुँच गए तो यहाँ देखो, इस कार्बन पे CH2, यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, एक नाइट्रोजन का था, तो कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना एक, और एक आया, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। और फिर यहाँ पर आप देखें N, और ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, और ये लॉन पेयर यहाँ आ गया, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? अब एक लॉन पेयर रह गया ना इस पे, तो मैंने इस लॉन पेयर को ऊपर लिख देना है, ठीक है ना भाई। ये बना। अब यहाँ से ये नाइट्रोजन निकल जाए गैस, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले ले दोनों, तो एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का ही था, एक एक्स्ट्रा ले लिया तो इसका प्लस खत्म हो गया ना भाई, और इसका प्लस खत्म हो गया तो माइनस N2 निकल गया, और नहीं तो यहाँ पे N2 गैस निकाल दो। क्लियर? और यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का गया तो कार्बन का माइनस खत्म हो गया ना भाई, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए कार्बन पर, और क्या बन गया? CH2 बन गया। इसे कहते हैं अपन कार्बिन। क्या कहते हैं इसे? कार्बिन। तो इन रिएक्शंस में बनेगा कार्बिन। क्लियर है? तो ये कहलाता है कार्बिन मध्यवर्ती। अगला मध्यवर्ती नाइट्रीन आता है, जिसको अपन को ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, वो कर्टियस इन रिएक्शन में अपने आप आएगा जब पढ़ लेंगे। क्लियर है यहाँ तक कि कार्बिन? तो कार्बिन तो एक तो किन में बनेगा? जिनमें क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार आएगा, एक डाईएजोमीथेन आएगा, उन रिएक्शन में बनेगा। अब आता है अगला मध्यवर्ती जिसका नाम है नाइट्रीन। ओके, तो नाइट्रीन किस में बनेगा? नाइट्रीन का मतलब होता है यह नाइट्रोजन युक्त वह उदासीन मध्यवर्ती होता है जिसमें नाइट्रोजन का के बाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक अपूर्ण होता है लेकिन उदासीन होता है, ऐसे H N N या R N N, तो ये कहलाता है आपके नाइट्रेट। एक आता है आपके बेंजाइन। बेंजाइन में क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग है, और जब इस बेंजीन रिंग में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ऐसे, तो इसे बेंजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बेंजाइन मध्यवर्ती कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि इस बेंजाइन मध्यवर्ती में जितने भी कार्बन है, इन कार्बन का संकरण क्या है। तो यदि मैं डायरेक्ट देखूं तो ये द्विबंधित है, ये द्विबंधित है, ये द्विबंधित है, ये द्विबंधित है, तो sp2 आने चाहिए थे, और ये 2 sp आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता भैया। आप कहेंगे सर इसमें 4 तो sp2 हैं और 2 sp कार्बन है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। इसमें क्या होता है, सभी कार्बन जो होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, सभी कार्बन जो होते हैं sp2 संकरित होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है IIT में कि कितने होते हैं, तो सभी कार्बन sp2 संकरित होते हैं। क्लियर है?
और सभी कार्बन sp2 संकेत होते हैं। तो सर ये तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और आपने बताया जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp संकरण होता है। तो यहाँ sp संकरण क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये पाई बॉन्ड है बाहर वाला, इसके जो ये कक्षक है, ये कक्षक इस संरचना के तल में ही नहीं है, आउट ऑफ प्लेन है, और आउट ऑफ प्लेन है तो ये कौन सा संकरण हो गया? sp2 हो जाएगा। तो जब प्लेन में ही नहीं है तो गिनेंगे नहीं अपन। sp होता तो एक ही प्लेन में आता ना भाई, ये sp होता तो ये बॉन्ड किस में आता? ये और ये एक ही तल में आता, लेकिन यहाँ ही नहीं। तो यहाँ पे ये कहलाएगा आपके sp2 संकरण, क्योंकि ये संकरण तल से, ये कक्षक तल से बाहर है। क्लियर है? ये है आपके बेंजाइन। क्लियर? तो बेंजाइन में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा। क्लियर? अब अपन बात करें यहाँ पर, ये तो हो गए आपके अभिक्रिया मध्यवर्ती। अब अपन बात करें अभिक्रियाओं के प्रकार की, कि अभिक्रियाओं का प्रकार कौन कौन सा होता है और कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, वो अपन देखते हैं। अब देखिए, ये तो थे अभिक्रिया मध्यवर्ती, जिसमें से कुछ पहले पढ़ रखे थे आपने और कुछ जो नहीं पढ़े वो उन्हें पढ़ा दिए। इनको आप ढंग से देखिएगा। ठीक है बेटाओ? अब हम बात करते हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार की, कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अभिक्रियाओं का प्रकार। तो अभिक्रियाओं का जो प्रकार है वो कितने प्रकार का होता है वो देखिएगा। क्लियर है? अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो बेटा अब तक तो जो अपन ने पढ़ा वो पूरा यहाँ पे यूज होएगा, जो भी अपन ने पढ़ा। क्लियर है? तो आप ढंग से पढ़िएगा, और कोई भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो शाम को 5 बजे आ सकता है अपने डाउट के लिए, और कुछ पढ़ना हो तो उसके लिए भी। ठीक है ना भाई? चलिए अब हम बात करें अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएं आती हैं, ये अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। क्लियर? पहला होता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन कहते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN। क्लियर? दूसरा आता है योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शंस। क्लियर? तीसरा आता है आपके विलोपन अभिक्रियाएं, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस। और चौथा आता है आपके पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, जिनका एक हिस्सा तो आपने पढ़ा अभी, कार्ब कैटायनों का पुनर्विन्यास, वलय का विस्तार, वलय का संकुचन, वो पुनर्विन्यास का ही तरीका था। अब हम बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। तो प्रतिस्थापन का मतलब तो क्या है? जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें एक समूह का या परमाणु का किसी दूसरे समूह या परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम 3 प्रकार की पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं अपन नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इनको, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये पहला आएगा नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं, SN अभिक्रियाएं। फिर एक आता है आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर? और तीसरा आता है आपके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर है? तो नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः एल्किल एलाइडों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तो ये चैप्टर नंबर 10 का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं वो बेंजीन वलय के द्वारा दी जाती है, तो ये हर चैप्टर में आएंगी। और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं स्पेशली एल्केन के द्वारा दी जाती हैं,
तो ये आपके हाइड्रोकार्बन में आएंगे, मतलब एल्केन्स में आएंगे। फिर अपन ये बात करें योगात्मक अभिक्रियाएं, तो योगात्मक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग पहले होगा, और एक होता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो योगात्मक अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अणु आपस में जुड़कर एक नए अणु का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं? आपके योगात्मक अभिक्रिया। भाई दो अणु आपस में जुड़ गए, योग हो गए, तो उन्हें कहते हैं योगात्मक। क्या कहते हैं उन्हें? योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करें इन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है कि इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग पहले होगा, और एक होता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इनमें नाभिक स्नेही का योग पहले होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं तो होती हैं एल्कीन और एल्काइंस में, तो इन्हें पढ़ेंगे अपन एल्कीन और एल्काइन में हाइड्रोकार्बनों में, और ये होती हैं एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिक्रियाएं, तो इन्हें पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 12 में, एल्डिहाइड और कीटोन में। क्लियर? फिर आते हैं आपके विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं तो अपन तीन प्रकार की पढ़ते हैं, E1, E2 और E1CB, तीन मैकेनिज्म से पढ़ेंगे। क्लियर है? और विलोपन अभिक्रियाएं एक तो आपके हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे 10 में, और एक आपके अल्कोहल में भी पढ़ेंगे। क्लियर है? निर्जलीकरण के नाम से। तो ये अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपन। नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में अपन तीन टाइप पढ़ते हैं, एक SN1, एक SN2 और एक SNI। क्लियर? तो आप देखिएगा रासायनिक अभिक्रियाएं कुल 4 प्रकार की होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक तो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन का मतलब तो क्या है? जिनमें किसी परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन किसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा होता है, तो कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 3 प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जब प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा होता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जब प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है। और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, जब प्रतिस्थापन मुक्त मूलक के द्वारा होता है तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः हेलो एल्केनों की अभिक्रियाएं, तो चैप्टर नंबर 10 में मिलेंगी। ये 3 टाइप से होंगी, SN1, SN2, SNI। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, तो ये जहाँ पर भी बेंजीन वलय यूज होगी हर चैप्टर में आएंगी। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः एल्केन्स में आती हैं, तो हम इन्हें हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। फिर आते हैं अपन योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रियाओं का मतलब होता है जब दो अणु आपस में जुड़कर एक नए अणु का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। योग हो रहा है, योगात्मक अभिक्रियाएं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरा होता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है? देखो, जब भी योग होगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों ही जुड़ते हैं एक ही बार में, लेकिन इसमें बस जो पहले आक्रमण करेगा, जो पहले जुड़ेगा, उसके नाम पर उसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। मतलब इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग पहले होता है, और एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही का योग पहले होता है। तो वो पहले योग कैसे होता है वो अपन देखेंगे। क्लियर? फिर आता है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन क्या होता है? इनमें किसी भी एक अणु में से एक छोटे सरल अणु जैसे H2O हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, इनका विलोपन होता है और दो अणु बनते हैं। और ये योगात्मक अभिक्रियाओं की उल्टी है। योगात्मक में तो क्या होता है? दो अणु जुड़कर एक नए अणु का निर्माण करते हैं, यहाँ एक अणु से दो अणु बनते हैं। क्लियर है? टूटकर। और पुनर्विन्यास में तो क्या होता है? अणुसूत्र तो वही होता है, लेकिन उनकी संरचनाएं क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं। मतलब पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं में संरचनात्मक समावयवी प्राप्त होते हैं। कोई कन्फ्यूजन? तो ये है अभिक्रियाओं का प्रकार। क्लियर है? चलिए।